गांव का घर। सुबह का समय दरवाजा खुलता है। पिता अपनी बेटी को देखता है, जो अब कलेक्टर बन चुकी है। चेहरे पर गर्व और खुशी झलक रही है। बेटी मुस्कुराते हुए, पिताजी, मैं अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आखिरकार घर आ गई। पिता खुश होकर, बेटी, तुझे कलेक्टर बनते देख मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। पूरा गांव तुझ पर नाज कर रहा है। अब तो आराम कर, इतने दिनों की थकान उतार बेटी। गंभीर स्वर में, पिताजी, आराम तो बाद में, पहले आपको एक काम करना होगा। पिता चौंक कर, कैसा काम बेटी? कल गांव में एक पंचायत रखनी होगी। आप इसे तुरंत घोषित करवा दीजिए। पिता हैरान होकर, पंचायत? अभी अभी तो तू कलेक्टर बनी है और आते ही पंचायत बुला रही है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? पिता की आंखों में सवाल और चिंता दोनों झलकने लगते हैं। बेटी थोड़ा रुककर पिता की आंखों में देखती है और धीरे से कहती है, बेटी, गंभीर स्वर में, पिताजी, इस पंचायत का कारण सुनकर आपको भी गर्व होगा। पिता उत्सुकता और चिंता के साथ, क्या कारण है? बेटी कुछ सेकंड रुकती है, फिर धीरे से बोलना शुरू करती है। ही पिता सुनते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बिना कुछ कहे बेटी को जैसे गले से लगा लेते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। बेटी भी रोने लगती है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या कारण था जो उस कलेक्टर बेटी ने पंचायत बुलाने का फैसला किया? और उस पंचायत के बाद गांव में क्या बदलाव आया? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और उनकी दो बेटियां थीं। उनके घर में कोई बेटा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को हमेशा बेटे की तरह ही पाला। परिवार की बड़ी बेटी सावित्री अब 18 साल की हो चुकी थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रही थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उसने ग्रेजुएशन के लिए प्रथम वर्ष में प्रवेश ले लिया था। मन में हमेशा एक ही सपना था, अपने गांव और समाज के लिए कुछ करने का, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। उसकी छोटी बहन उससे 5 साल छोटी थी और घर में सबसे चुलबुली मानी जाती थी। उनके पिता गांव में पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका परिवार काफी साधारण लेकिन खुशहाल था। धीरे धीरे समय बीतता गया और सब कुछ सामान्य तरीके से चलता रहा। इसी बीच एक दिन दोपहर के समय सावित्री के पिता के पास गांव के कुछ दबंग लोग आ पहुंचे। उनके चेहरे पर रौब और शब्दों में धमकी झलक रही थी। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, सुनो, जिस जमीन पर तुम खेती करते हो, वहां कल से तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अब वह जमीन हमारी हो चुकी है। यह सुनते ही सावित्री के पिता चौकन्ने हो गए। उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, भाई, ये कैसी बात कर रहे हो? ये जमीन तो मेरे पूर्वजों की दी हुई है, हमारे परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है। भला मैं इसे छोड़ क्यों दूं? सावित्री के पिता ने जब अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ने से इनकार किया तो उन दबंगों की आंखों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। देख, अब इस जमीन पर सिर्फ हम खेती करेंगे। अगर तूने यहां कदम भी रखा तो तेरा पूरा परिवार रातों रात गायब हो जाएगा। इतना कहकर उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और धमकी भरे लहजे में बोला, अगर तूने किसी से शिकायत करने की कोशिश की तो समझ ले, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनते ही सावित्री के पिता के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह पूरी तरह से सन्न रह गए। उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर यह सब मेरे साथ कैसे हो सकता है? धीरे धीरे शाम का अंधेरा छाने लगा। चारों ओर सन्नाटा होने लगा, लेकिन सावित्री के पिता के मन में एक तूफान उमड़ रहा था। वह अकेले बैठे सोचते रहे कि आखिर अब क्या किया जाए। इसी बीच कॉलेज से सावित्री भी घर लौट आई। इमोशनल और गंभीर माहौल, पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा हुआ। सावित्री के पिता भारी मन से अपनी पत्नी और दोनों बेटियों के सामने बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, गला भर आया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूरी घटना परिवार को सुना दी। जैसे ही उन्होंने यह बताया कि दबंग लोग उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्हें धमकियां दे रहे हैं, सावित्री की मां की आंखें भी नम हो गईं। उसने चिंतित स्वर में कहा, आपको इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कल गांव में पंचायत बुलाइए और वहां अपनी बात सबके सामने रखिए। इतना बड़ा गांव है, कोई न कोई तो हमारी मदद जरूर करेगा। सावित्री के पिता को यह सुझाव सही लगा।
उन्होंने पंचायत बुलाने का फैसला किया। अगले दिन पंचायत का आयोजन। अगली सुबह गांव के चौपाल में पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी बुजुर्ग, युवा और अन्य लोग वहां जमा हुए। सावित्री के पिता उठे और कांपती आवाज में बोले, गांव के भाइयों, यह जमीन मेरे पूर्वजों की दी हुई है। मैंने यहां सालों से खेती की है, लेकिन अब कुछ दबंग इसे हड़पना चाहते हैं और मुझे धमका रहे हैं कि अगर मैं यहां खेती करने गया तो मेरा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। मैं आप सबसे न्याय की उम्मीद लेकर यहां आया हूं। जैसे ही पंचायत में यह बात रखी गई, वहां बैठे लोगों के चेहरे पर चिंता के भाव आ गए। लेकिन फिर एक अजीब सन्नाटा छा गया। पंचायत में आए सारे गणमान्य लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर कोई कुछ नहीं बोला। दरअसल वे सब उस दबंग व्यक्ति से डरते थे। वह इतना ताकतवर था कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो भी उसकी बात न मानता, उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। सावित्री के पिता ने उम्मीद भरी नजरों से पंचायत में बैठे लोगों की ओर देखा, लेकिन वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वे उसके पक्ष में कुछ कह सकें। इसी बीच वह दबंग व्यक्ति भी पंचायत में आ पहुंचा, जिसने सावित्री के पिता को जमीन पर खेती करने से मना किया था। उसकी चाल में रौब था और चेहरे पर एक अजीब सी हेकड़ी झलक रही थी। जैसे ही वह आया, उसने पंचायत के बीच खड़े होकर सावित्री के पिता को जलील करना शुरू कर दिया। अरे, तू समझता क्या है खुद को? ये जमीन अब मेरी है। जो तेरी औकात है, उसी में रह। अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और गंभीर हो जाता है। यह सुनकर वहां मौजूद पंचायत के लोग सिर झुकाए बैठे रहे। किसी ने भी सावित्री के पिता का समर्थन नहीं किया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अपमान और बेइज्जती सहने के बाद सावित्री के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह मन ही मन गहरे विचारों में डूब गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। पंचायत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। वहां किसी ने भी उनके हक में आवाज नहीं उठाई। घर का माहौल उदासी और बेचैनी। पंचायत से हारकर अपमान का बोझ लिए सावित्री के पिता भारी कदमों से घर लौट आए। आज सावित्री की छुट्टी थी, इसलिए वह कॉलेज नहीं गई थी। जैसे ही उसने अपने पिता को घर में प्रवेश करते देखा, वह तुरंत उनके पास आ गई। पिताजी, पंचायत में क्या फैसला हुआ? सावित्री ने चिंतित स्वर में पूछा। लेकिन सावित्री के पिता बिना कुछ कहे सीधे अंदर चले गए। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी और वह किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थे। सावित्री को एहसास हो गया कि जरूर कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह परेशान हो गई। उसने गांव के इधर उधर जाकर लोगों से पूछताछ की कि पंचायत में आखिर क्या हुआ था। जब गांव वालों ने उसे बताया कि उसके पिता की पंचायत में सरेआम बेइज्जती हुई और कोई भी उनके पक्ष में नहीं आया, तो सावित्री के मन में गहरी पीड़ा और गुस्से का भाव उमड़। पंचायत के अंदर ही सावित्री के पिता फूट फूट कर रोने लगे थे। उनका अपमान देखकर सावित्री का मन भीतर से टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता को इतनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। वह मन ही मन गहरे सोच में डूब गई। धीरे धीरे शाम होने लगी। सावित्री और उसकी छोटी बहन अपने कमरे में सोने के लिए चली गईं, लेकिन उनके माता पिता घर के बाहर दरवाजे के पास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। आज पंचायत में मेरे साथ जो हुआ, अगर मेरे पास बेटा होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता, सावित्री के पिता ने भारी मन से कहा। यह सुनकर सावित्री के दिल को गहरा झटका लगा। वह कमरे के अंदर ही थी, लेकिन अपने पिता की यह बात स्पष्ट रूप से सुन सकती थी। अगर मेरा बेटा होता तो वह मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता और उन लोगों को मैं देख लेता। दर्द भरा यह सुनते ही सावित्री का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बिस्तर पर सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार उसे एहसास कराया गया था कि वह सिर्फ एक लड़की है, कोई लड़का नहीं। सावित्री की मां ने अपने पति की बातें सुनी और धीरे से कहा, कोई बात नहीं जी, जो भगवान ने हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। बेटी भी बेटे से कम नहीं होती। लेकिन सावित्री के लिए अब यह बात सिर्फ शब्द भर नहीं थी। उसके पिता के कहे हुए शब्द उसके दिल में गहरे उतर चुके थे। सावित्री के दिल और दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर मैं बेटा होती तो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती। वह पूरी रात इसी सोच में डूबी रही। छोटी बहन तो मासूम थी, वह गहरी नींद में सो गई।
लेकिन सावित्री के लिए यह रात बहुत भारी थी। उसके पिता की बेबसी और उनके शब्द उसे अंदर तक झकझोर चुके थे। सुबह का माहौल, कॉलेज जाने की तैयारी। अगली सुबह सूरज की रोशनी जैसे ही खिड़की से अंदर आई, सावित्री ने खुद को संभाला। उसे कॉलेज जाना था, इसीलिए वह तैयार हुई और निकल पड़ी। लेकिन कॉलेज जाने के बाद भी उसके मन में वही बातें घूम रही थीं। वह क्लास में बैठी तो रहती थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। पिताजी की पंचायत में इतनी बेइज्जती हुई, मैं अगर बेटा होती तो उनका साथ दे पाती, यह ख्याल उसके मन से निकल ही नहीं रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। सावित्री क्लास में मौजूद तो होती, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। धीरे धीरे रहस्यमय होता है, जैसे कुछ नया होने वाला हो। सावित्री की क्लास में उसकी एक शिक्षिका थीं, लक्ष्मी मैम। वे समझदार और संवेदनशील महिला थीं, जो अपने हर छात्र छात्रा पर ध्यान देती थीं। एक दिन लंच के दौरान उन्होंने सावित्री को क्लास में अकेले गुमसुम बैठा देखा। वे तुरंत समझ गईं कि कुछ तो परेशानी है। उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया। सावित्री, क्या हुआ बेटा? तुम क्लास में तो आती हो, लेकिन तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता। कोई परेशानी है? मुझसे शेयर कर सकती हो। आखिर मैं तुम्हारी गुरु हूं। इमोशनल हो जाती है। जैसे ही सावित्री ने यह सुना, उसका दर्द और दबा नहीं रह सका। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और वह एकदम से लक्ष्मी मैम के गले लग गई। मैम, मेरे पिताजी पंचायत में उनकी बहुत बेइज्जती हुई और मैं कुछ नहीं कर पाई। इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। लक्ष्मी मैडम ने सावित्री को शांत किया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, आखिर बात क्या हुई? तुम मुझसे सब कुछ कह सकती हो। सावित्री की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला और पूरी बात लक्ष्मी मैम को बताने लगी। मैम, मेरे पिता की पंचायत में बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। जब वे घर आए तो उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा होता तो वह उनके साथ खड़ा होता, पर मैं तो एक बेटी हूं। भावुकता से गंभीरता की ओर जाता है। यह सुनकर लक्ष्मी मैडम भी थोड़ी परेशान हो गईं। उनके सामने वही पुरानी सोच खड़ी थी, जिसमें बेटी और बेटे में फर्क किया जाता था। लेकिन लक्ष्मी मैडम एक शिक्षिका थीं। वे जानती थीं कि बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं होतीं। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, सावित्री, ये मत सोचो कि तुम बेटी हो इसलिए कमजोर हो। बेटियां कभी कमजोर नहीं होतीं। तुम्हें खुद को साबित करना होगा। सावित्री ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। लक्ष्मी मैम ने आगे कहा, तुम्हें पढ़ लिखकर एक ऊंची पोस्ट हासिल करनी है, एक मजबूत इंसान बनना है। और जब तुम एक अधिकारी बनोगी, तब तुम अपने पिता की बेइज्जती का जवाब अपने काम से दोगी। यही तुम्हारा असली बदला होगा। प्रेरणादायक और ऊर्जावान हो जाता है। यह सुनते ही सावित्री के भीतर एक नई आग जल उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे बेइज्जती के नहीं, बल्कि संकल्प के थे। उसने अपनी मैडम का हाथ थामते हुए कहा, मैडम, मैं वादा करती हूं, मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनूंगी। और उस दिन मेरे पिता गर्व से सिर ऊंचा करके कहेंगे, यह मेरी बेटी है, और अपने पिताजी की बेइज्जती का बदला लूंगी। लक्ष्मी मैडम की बातों ने सावित्री के अंदर एक नई आग जला दी थी। अब उसका एक ही लक्ष्य था, अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना। उसने पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर रात तक बस किताबों में डूबी रहती। वह अपने पिता के अपमान को याद करके खुद को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के बदलाव का संकेत देता है, सावित्री की मेहनत को दर्शाता है। समय के साथ उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन सावित्री के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। जब ग्रेजुएशन पूरी हुई तो उसके पिता ने एक दिन उससे कहा, बेटी, अब तू जवान हो गई है, हमें तेरी शादी करा देनी चाहिए। सावित्री को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने सपने के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, पिताजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मुझे एक बड़ा अधिकारी बनना है। जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, तभी शादी करूंगी। सावित्री की बात सुनकर उसके पिता कुछ पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बेटी, अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन मैं तुझे 1 साल का समय देता हूं। अगर 1 साल में तूने कुछ करके दिखा दिया तो ठीक है, वरना फिर शादी के लिए तैयार रहना। यह सुनकर सावित्री थोड़ी टेंशन में आ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर मुझे बड़ा अधिकारी बनना है तो मुझे अच्छी तैयारी करनी होगी। मुझे कोचिंग के लिए दिल्ली जाना होगा। उसके पिता ने पहले थोड़ा सोचा, लेकिन फिर अपनी बेटी के हौसले को देखते हुए खुशी खुशी उसे दिल्ली भेज देते हैं। सावित्री का पिता अब एक कंपनी में नौकरी करने लगा था। खेती की जमीन तो छिन चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों से वह अपनी बेटी को दिल्ली में कोचिंग करवाने के लिए पैसे भेजता था। बेटी, तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी की चिंता मत कर। वह हर बार फोन पर यही कहता। समय बीतता गया। सावित्री ने अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात बस पढ़ाई, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना। उसके जीवन में बस एक ही लक्ष्य था, आईएएस बनना। तेज होता है, सफलता के करीब पहुंचने का संकेत देता है, और फिर वह दिन आ गया। यूपीएसएससी के रिजल्ट घोषित हुए। सावित्री की धड़कन तेज हो गई। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना रोल नंबर देखा। मेरा सिलेक्शन हो गया। एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो सच सामने था। वह आईएएस अफसर बन चुकी थी। जोश से भर जाता है, सफलता की झलक देता है। आंसू छलक पड़े, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसके साथ पढ़ने वाली दोस्त ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे पगली, तू रो क्यों रही है? तू आईएएस बन गई है। सावित्री ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, ये खुशी के आंसू हैं। मैंने वह मुकाम हासिल कर लिया। सावित्री के आईएएस बनने की खबर सुनकर उसकी मैडम बेहद खुश होती हैं और कहती हैं, बेटी, भगवान तुझे और तरक्की दे। इसके बाद सावित्री यह खुशी अपने पिता से साझा करती है और कहती है, पिताजी, मैं आईएएस बन गई हूं। कुछ दिनों बाद मुझे ट्रेनिंग पर जाना होगा और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन वह अपने पिता से अनुरोध करती है, पिताजी, इस बात को गांव में किसी को मत बताना। पिता हैरानी से पूछते हैं, बेटी, ऐसा क्यों? सावित्री मुस्कुराकर जवाब देती है, पिताजी, सही समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी। पिता अपनी बेटी की बात मानते हैं और गांव में किसी को भी इसकी भनक नहीं लगने देते कि उनकी बेटी अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी है। समय धीरे धीरे बीतता है। सावित्री की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग में अभी थोड़ा समय बाकी होता है। इस खाली समय में वह घर लौटती है। जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसके माता पिता उसे देखकर भावुक हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी बेटी पूरे 1 साल बाद घर लौटी थी। सावित्री ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी कि वह अपने माता पिता से भी ठीक से बात नहीं कर पाती थी। जब वह पढ़ाई में लगी होती तो उसे यह तक पता नहीं चलता था कि बाहर दिन है या रात, कौन सा मौसम चल रहा है। उसने पूरी ताकत झोंक दी थी, हर मुश्किल को पार किया था, और तब जाकर उसने यह सफलता पाई थी। घर लौटने के बाद सावित्री जैसे ही अपने माता पिता से मिलती है, उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी छोटी बहन भी वहीं खड़ी थी और वह भी अपनी बहन से लिपटकर रोने लगती है। पूरा घर भावनाओं से भर जाता है। कुछ देर बाद सावित्री अपने पिता के सामने खड़ी होती है और गंभीर स्वर में कहती है, पिताजी, कल आपको एक पंचायत का आयोजन करना होगा। पिता चौंक कर पूछते हैं, बेटी, पंचायत क्यों? ऐसा क्या हुआ? सावित्री गहरी सांस लेकर कहती है, पिताजी, क्या आपको वह दिन याद नहीं जब आपने पंचायत बुलाई थी और वहां आपका अपमान किया गया था? यह सुनकर उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने दर्द को रोक नहीं पाते और फूट फूट कर रोने लगते हैं। यह दृश्य देखकर पूरा परिवार एक बार फिर भावुक हो उठता है। सावित्री तेजी से आगे बढ़ती है और अपने पिता को गले से लगा लेती है। वह रोते हुए कहती है, पिताजी, आपके अपमान का बदला लेना है। सावित्री आगे कहती है, पिताजी, इसी वजह से आपको दोबारा पंचायत बुलानी होगी। यह सुनकर उसकी मां चिंतित होकर उसे समझाने लगती है, बेटी, अब इन बातों को भूल जाओ। तुम कामयाब हो गई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अडिग रहती है और पिता से साफ शब्दों में कहती है, पिताजी, आपको पंचायत बुलानी ही होगी। आखिरकार अगले दिन सावित्री के पिता पंचायत का आयोजन करते हैं। जैसे ही पंचायत में सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं, वहां उस व्यक्ति को भी बुलाया जाता है जिसने पहले सावित्री के पिता को धमकी देकर अपमानित किया था। गांव के तमाम लोग पंचायत में मौजूद होते हैं। तभी सावित्री अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंचायत में प्रवेश करती है।
पंचायत के बीच खड़े होकर सावित्री पूरे आत्मविश्वास से बोलती है, आप सबने 4 साल पहले जो फैसला सुनाया था वह हमें स्वीकार नहीं था। आज मैं अपने पिता के साथ यहां खड़ी हूं और मैं चाहती हूं कि आप उस फैसले को फिर से देखें। कुछ लोग आपत्ति जताते हुए सावित्री के पिता से सवाल करने लगते हैं, तू अपनी बेटी को यहां क्यों लाया? तभी सावित्री के पिता गर्व से पूरे गांव के सामने घोषणा करते हैं, यह मेरी बेटी है। सावित्री के पिता गर्व से पंचायत में खड़े होकर कहते हैं, मेरी बेटी अब एक आईएएस अधिकारी बन गई है और उसी ने मुझसे यह पंचायत बुलाने को कहा था। उसने कहा था कि उस पुराने फैसले को दोबारा करवाना जरूरी है जो उस दिन अधूरा रह गया था। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि सावित्री अब एक आईएएस ऑफिसर है, वहां मौजूद लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि जब उसके पिता का अपमान किया गया था तब कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। इसके बाद सावित्री पंचायत के बीच खड़ी होकर उसी दबंग व्यक्ति से अपने पिता के अपमान का बदला लेती है। वह उसकी ठीक उतनी ही बेइज्जती करती है जितनी किसी दिन उसके पिता की गई थी। यह देखकर गांव के वे लोग जो पहले से सावित्री के पिता के पक्ष में थे बेहद खुश हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं होतीं। सावित्री फिर अपने पिता को उनकी जमीन सौंपते हुए कहती है, पिताजी, अब आप बिना किसी डर के अपनी जमीन पर खेती कर सकते हैं। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस पंचायत में यह बात पूरे गांव के सामने कही जाती है, लेकिन उस दबंग व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं होता। वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता, क्योंकि अब सावित्री एक आईएएस अधिकारी थी। उसके सामने उसकी कोई हिम्मत नहीं थी। आखिरकार शर्मिंदगी के मारे वह दबंग व्यक्ति अपना सिर झुकाकर पंचायत से बाहर निकल जाता है। उस दबंग व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने जो किया था वह गलत था और आज उसके साथ जो हुआ वह बिल्कुल सही था। गांव के लोग सावित्री को सम्मान की नजर से देखने लगे। पंचायत के बाद वह अपने पिता को लेकर घर वापस लौट गई। घर पहुंचकर अपने माता पिता और छोटी बहन के सामने वह अपने पिता से कहती है, पिताजी, भले ही मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन मैं किसी बेटे से कम नहीं हूं। यह सुनकर उसके पिता एक बार फिर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी, मैंने कब कहा कि तू बेटे से कम है? तब सावित्री मुस्कुराकर जवाब देती है, पिताजी, उस रात जब आप और मां आपस में बात कर रहे थे, मैं अंदर से सब कुछ सुन रही थी। तभी मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं बड़ी अधिकारी बनूंगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। यह सुनकर उसके पिता थोड़े शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, सावित्री उन्हें गले से लगा लेती है और कहती है, पिताजी, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अब वे लोग शर्मिंदा होंगे जिन्होंने कभी आपका अपमान किया था। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी कुछ दिन साथ बिताता है। फिर वह दिन आ जाता है जब सावित्री की ज्वाइनिंग का समय आ जाता है। उसकी पोस्टिंग एक दूरस्थ जिले में हुई थी। सावित्री अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। जब उसे पता चला कि उसके जिले में कुछ लोग गैरकानूनी काम कर रहे हैं, तो उसने इस बारे में जिले के कलेक्टर साहब को सूचना दी और कहा, सर, ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर साहब ने सावित्री की बात को गंभीरता से लिया और खुद मौके पर जाकर जांच की। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन दबंग लोगों के अवैध धंधे जिनसे वे गैर कानूनी पैसा कमाते थे, पूरी तरह से बंद कर दिए गए। जैसे ही उन अपराधियों को एहसास हुआ कि उनकी बर्बादी की असली वजह क्या है, उन्हें समझ आ गया कि यह सब उसी जमीन की वजह से हो रहा है जिसको लेकर उन्होंने कभी पंचायत में सावित्री के पिता का अपमान किया था। जब सावित्री के पिता को इन सब घटनाओं की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत सावित्री को फोन किया और खुश होकर बोले, बेटी, उन गलत लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ, उनके सारे गलत काम बंद हो गए। सावित्री मुस्कुराकर जवाब देती है, पिताजी, यह सब मैंने ही किया। मैंने ही कलेक्टर साहब से अनुरोध किया था। सावित्री के इस कदम को सुनकर उसके पिता का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। वह अपनी बेटी पर बेहद गर्व महसूस करते हैं, जिसने अपने हौसले और मेहनत से न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी सम्मान बढ़ाया
तो दोस्तों, यह थी कहानी सावित्री की, एक ऐसी लड़की की जिसके पिता को पंचायत में अपमानित किया गया था। लेकिन उसी अपमान ने उसे आईएएस बनने की प्रेरणा दी और आज उसने न केवल अपने पिता का सम्मान लौटाया, बल्कि अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाई। आप सावित्री के बारे में क्या सोचते हैं? लक्ष्मी मैडम, जिन्होंने उसे प्रेरित किया, या उसके पिता, जिन्होंने हर परिस्थिति में अपनी बेटी का साथ दिया? इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करें। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। इन कहानियों को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप इनसे कुछ सीखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें।